हर बिहारी और झारखंडी लड़के का सपना होता है कि अपने घर का बेटा बनना है। तो मेरे अंदर से भी यही जगह कि मुझे अब घर संभालना है। 11th में मेरी लाइफ में मुझे मिला पहला रियलिटी शो। मेरे घर से निकलते लोग मुझे पहचानते थे, मुझे बोलते थे अरे शालिनी जा रही है, शालिनी जा रही है। मेरा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा था इस बात को कि मेरा गाना वायरल हो गया है। हमेशा मैं मम्मी से कहती थी कि देखना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सुबह उठूँगी और मेरा कोई एक गाना बहुत वायरल हो जाएगा। तो मम्मी हमेशा कहती थी कि हर दिन सुबह उठ के तुम लोगों का यही काम है कि फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाना है, 1 घंटे पहले फ़ोन चलाना है, उसके बाद बिस्तर से उठना है। और आजकल हर यंगस्टर की यही आदत है कि सुबह उठते ही फ़ोन चलाना। बट मेरे फ़ोन चलाने के पीछे जो एक मैनिफेस्टेशन था, जो मैं हर दिन अपनी मम्मी को कहती थी कि एक दिन सुबह उठूँगी और मेरा कोई गाना वायरल हो जाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठी और मैंने अपना फ़ोन चेक किया रेगुलर की तरह और मेरे फ़ोन में नोटिफ़िकेशंस की बाढ़ आई हुई थी। मैं लिटरली मेरा दिमाग थोड़ा देर काम करना बंद हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा फ़ोन ही हैंग हो गया है क्योंकि पुराना हो गया था तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन हैंग हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर मेरी आईडी हैक हो गई है कि किसी ने कुछ डाल दिया है और जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मैं बिल्कुल प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, मेरा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा था इस बात को कि मेरा गाना वायरल हो गया है। और घर पे ऐसा माहौल हो गया था कि पूरे दिन हमारा सिर्फ यही काम होता था कि अभी कितना व्यू हुआ। ओके, मैं तो 1 लाख में ही बहुत खुश थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा, मेरी लाइफ़ का वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। कि 1 लाख में जो लड़की खुश थी, उसका एक दिन में 1 मिलियन हो गया, फिर 7 मिलियन, फिर 8 मिलियन, मिलियंस में बढ़ने लगे हर दिन। और एक टाइम ऐसा आया कि वो अनस्टॉपेबल हो गया और 28 मिलियन इंस्टाग्राम और 38 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। ये बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज बड़ा अमाउंट है, नंबर्स है जो एक ऐसी लड़की के लिए जिसने बहुत छोटे जगह से और बहुत कम इस रिसोर्सेज़ में शुरुआत की है। तो पता है आप लोगों को कि वो गाना कौन-सा था? और मैं आई एम डैम श्योर कि आप सबने वो गाना सुना होगा क्योंकि कोई भी ना इंडस्ट्री के कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने वो गाना नहीं सुना था, ना ही कोई नॉर्मल पीपल ऐसा था जिसने वो गाना नहीं सुना था। तो ऐसा करती हूँ मैं आपको गा के ही सुना देती हूँ, तब आपको शायद समझ आ जाए, तब आपको याद आ जाए कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के डस जावे पावा क्यों दी चोरी नू रावा च पावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे डोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। तो नमस्कार, मेरा नाम शालिनी दुबे है और मैं एक सिंगर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एक सॉन्ग राइटर हूँ। तो बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, झारखंड से आई हूँ, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, आप सबको पता है कि बिहार और झारखंड 2000 से पहले एक ही था। तो मेरे दादाजी, परदादाजी या जो भी कह लें आप, वो सब बिहार से बिलॉन्ग करते थे। तो हम लोग बेसिकली बिहार से माइग्रेटेड झारखंडीज़ हैं, जो झारखंड में अभी हैं। तो बिहार में मुझे लगता है कि दरभंगा हो गया, गया हो गया, उसके अलावा और कई सारे ऐसे जगह हैं, पटना हो गया जहाँ पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और जहाँ से हमारा ओरिजिन है। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि एक लड़की जिसके पूरे फैमिली में संगीत ही संगीत था, जिसको डेस्टिनी ने पहले ही बता दिया था कि तुम एक संगीतकार बनोगी, तुम्हारे घर में संगीत पहले से रहेगा, तुम्हारे खून में। लेकिन इस संगीतकार वाली फैमिली से होने के बावजूद भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है जितना आसान हम सोचते हैं। तो बिहार से दादाजी माइग्रेट हुए झारखंड में और वैसे भी झारखंड और बिहार अलग थोड़ी है, हमारे कल्चर में बहुत से वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो एक बिहारी लड़की जो अब झारखंडी बन चुकी है और आज एक हिंदुस्तान को अपनी कहानी बता रही है। तो 3 साल की उम्र से जो चालू हुआ, वो 7 साल की उम्र में स्टेज तक पहुँचा और एक 7 साल की लड़की को जब 500 रुपये मिले, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन हुआ, ओह! इन चीज़ों से पैसे भी कमा सकते हैं। पर ये 3 साल से 7 साल के जो बीच का सफ़र था, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हुईं, जो हमने अपने बहुत
करीबी को खोया। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। तो वो गलत तभी हुआ जब हम दोनों बहनों से छोटा हमारा एक भाई था, जिसको बाय बर्थ थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन 4 साल तक वो रहा और 4 साल के बाद अनफॉर्च्युनेटली हम उसको नहीं बचा पाए। तो पापा की जो सेविंग्स थी, वो उसके हेल्थ में चली गई। तो थोड़ा ये फाइनेंशियल क्राइसिस, डुडुम, डुडुम, डुडुम 3 बार मैंने म्यूज़िक दिया बैकग्राउंड। तो ये आने के बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे जो हर बिहारी और झारखंडी लड़की का सपना होता है कि अपने घर का बेटा बनना है। तो मेरे अंदर से भी यही जगा कि मुझे अब घर सँभालना है और 7 साल की उम्र से मैंने स्टेजेस करना चालू किया, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करना चालू किया और इसी तरह काफ़ी साल तक चलती रही। 10th तक सब कुछ बहुत नॉर्मल चला। फिर उसके बाद 10th के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और वहाँ से ऐसा होता है कि पूरी संगीत इस तरह बैठ गया कि बाकी कोई चीज़ की जगह ही नहीं बची मेरी पूरी ज़िंदगी में। तो 10th तक सब कुछ ठीक चला, शोज़ हो रहे थे, पढ़ाई हो रही थी, रात में जगराते करती थी, सुबह स्कूल जाती थी, तो ऑब्वियसली स्कूल में सो ही जाऊँगी, ये छोटा बच्चा है कितनी देर जगेगा। तो सो जाने के बाद मैथ बहुत ख़राब हो गया, लेकिन 10th तक सब कुछ ठीक चला। 11th में मेरी लाइफ में मुझे मिला पहला रियलिटी शो, जो हर सिंगर का सपना होता है कि एक रियलिटी शो में बस चांस मिल जाए और उसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे मिला वो चांस और वो भी एक ऐसे शो में जो हमारे उस एरिया का पूर्वांचल का बहुत बड़ा शो था। उस शो का नाम था सुर संग्राम, जो महुआ चैनल पे आता था, जिस पे भोजपुरी गाने गाए जाते थे। तो 10th में 11th में शो में जाने के बाद सीधा उस शो की फाइनलिस्ट बनने के बाद मुझे मिला एक बहुत बड़ा-सा फेम। क्योंकि वो शो इतना बड़ा था, इतना हिट था उस एरिया में कि ऐसा हो गया था कि मेरे घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग इतना पहचानते थे हर वक़्त, अरे शालिनी है, शालिनी है, अरे, अरे, अरे! तो ऐसा हो गया था। तो 11th तो पूरा गया। देन आया मेरा 12th और 12th में ऐसा हुआ कि कभी पढ़ाई पे तो ध्यान था नहीं और 12th में 11th में कुछ ना पढ़ने की वजह से 12th में हो गई मैं फ़ेल। फ़ेल होने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे म्यूज़िक करना है, लेकिन 1 साल वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि शो के बाद जो रियलिटी शो ख़त्म हुआ, उसके बाद फ़ेम तो मिला, बट उसके बाद काम नहीं मिल रहा था और इधर जो है वो मेरे 12th पूरा ख़राब हो चुका था, तो करियर भी जा रहा था, स्टडी भी जा रही थी। मैं पिस रही थी बीच में कि मैं इसको चुनूँ और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, दोनों हमें हमेशा प्लान बी, ए, बी दोनों रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी। तो 12th में फ़ेल होने के बाद मैंने स्टेट बोर्ड से 12th किया एंड उसके बाद अपने बाकी बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट कर ली। बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आई मीन देर इन द सेंस कि मेरे पास ना काम था, ना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। म्यूज़िक से पढ़ तो लिया था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी तो नहीं थी और करियर तो बिल्कुल ही छूट गया था, क्योंकि ऐसा होता है कि रियलिटी शो में आप पहला सीज़न करते हो और दूसरा सीज़न आने के बाद आप पहले सीज़न में कौन था, किसी को याद नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कि एक टाइम पे इतना हाइप कि मेरे घर से निकलते ही लोग मुझे पहचानते थे, मुझे बोलते थे, "अरे! शालिनी जा रही है, शालिनी जा रही है।" वही लोग मुझे कहने लगे थे, "अरे! तुम अभी तक यहीं हो? कहाँ मतलब इतने बड़े शो में तुम गई, उसके बाद भी तुम यहीं घूम रही हो, कोई काम-वाम नहीं मिल रहा है क्या?" तो ये जो ताने थे, वो चुभते तो बहुत थे, लेकिन मेरे हाथ में कुछ था नहीं उस वक़्त। लेकिन मैंने डिसाइड ज़रूर किया था कि मैं कुछ भी करूँगी, बट कभी भी अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। और भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं काम ज़्यादा करने का पहला रीज़न था कि मुझे अश्लीलता नहीं करनी थी, अश्लील गाने नहीं गाने थे, और दूसरी कि मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी। तो स्टडीज़ तो हो गई और अश्लील गाने नहीं गाने की वजह से मेरे पास कोई काम नहीं था। तो एमए तक तो सब कुछ ऐसे ही चला कि काम नहीं था, फिर भी किसी भी तरह सर्वाइव कर रहे थे। कभी ट्यूशन्स पढ़ा रही थी मैं, कभी किसी को बीएड कॉलेज में किसी को म्यूज़िक सिखा रही थी, ऐसे सर्वाइवल चल रहा था, बट ठीक है, चलता है। फिर आता है कोविड, जहाँ से मुझे समझ आया कि ज़िंदगी वो नहीं है जैसे हम सोच रहे होते हैं। ज़िंदगी तो कुछ और ही है, उनका अपना ही खेला चल रहा होता है ज़िंदगी का। तो कोविड में पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ, हम सब ठीक थे, नॉर्मल थे। फिर दूसरी बार में जब खुला,
तो मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमने उनको कहा कि हम झारखंड मतलब हम दिल्ली में ही रह रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप यहीं आ जाइए, हम आपकी चेकअप एम्स में करा देंगे। तो मम्मी-पापा दोनों यहाँ आ गए और हमारा उस वक़्त डिग्री का चल रहा था, तो हम लोग यहीं पे थे, हम लोग जल्दी जा नहीं पाए और इस वजह से हम एक 10 बाई 12 के घर में रहते थे, 4 लोग, क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जगह ढूँढना भी बहुत मुश्किल है। तो 10 बाई 12 के घर में रहते थे और इस 10 बाई 12 के घर में चारों कोविड पॉज़िटिव, मतलब मुझसे हुआ पहले, मुझे हुआ, फिर सबको हो गया और पापा मेरे थोड़े सीरियस हो गए ज़्यादा और उस वक़्त मुझे समझ आया कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है आपकी किसी भी चीज़ से और बस उस वक़्त इतना ही भगवान से, छठी मैया से इतना ही मना रहे थे कि भगवान प्लीज़ इतनी शक्ति दे देना, इतना कर देना कि हम चारों लोग किसी भी तरह से वापस घर पहुँच जाएँ। इतना सब कुछ होने के बाद। स्टक हो जाना, जो भी सेविंग्स थी, जो इतने साल मैंने कमाई थी अपने जगरातों से, वो सारी ख़त्म हो गई और अब समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे? तो करियर तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था और उस वक़्त ऐसा था कि मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि मुझे संगीत नहीं करना है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ गया था कि शायद मैं संगीत नहीं कर रही होती, म्यूज़िक नहीं कर रही होती, अगर कोई जॉब कर रही होती या कोई सरकारी नौकरी कर रही होती, तो शायद मेरी फैमिली इस मुसीबत में नहीं पड़ती। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं म्यूज़िक नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, म्यूज़िक अब मेरी लाइफ़ से चला जाएगा। मतलब वो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी था, मेरे पूरे खून में था, उसको मैंने छोड़ दिया। ऑलमोस्ट 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं गाया, कुछ पोस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आजकल तुम गाना नहीं गा रही हो, सुन नहीं रहे हैं, तुम कुछ गुनगुना नहीं रही हो, कुछ गा नहीं रही हो। तो मैंने बोला मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या ही हो रहा है कि मैं गाने गाऊँ? क्योंकि गाना इंसान तब गाता है जब उसकी लाइफ़ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि खुशी में हम गाना गाते हैं, दुःख में हम रोते हैं। तो गाना नहीं गाने की वजह से पूरे जो घर का माहौल था वो भी ख़राब हो गया था। तो मेरी मम्मा ने मुझे बिठाया और समझाया कि तुम गाना गाओगी तो हम सब ठीक रहेंगे। तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम्हारा गाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड किया वापस कि ठीक है, म्यूज़िक ठीक है, कुछ नहीं कर सकता पर हील तो कर सकता है। ये जो हम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जो सब चीज़ें हो रही हैं, शायद इनसे थोड़ा खुशी मिल जाए गाना गाने से। फिर मैंने बोला कि अब एक कोशिश और करते हैं और सोशल मीडिया का ज़माना तब तक चालू हो गया था। यूट्यूब तो बहुत पहले से था पर इंस्टाग्राम नया-नया ग्रोथ ही कर रहा था। तो मैंने पहला अपना रील जो हम हैं बेसिकली, जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई है, वैसे मैंने एक गाना गाया अपने किचन में, जिसका नाम था पसूरी और किचन में गा के उस गाने को हमने अपलोड कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे और पूरे 21 दिनों के बाद वो गाना वायरल हो गया और इस तरह वायरल हो गया जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन टर्निंग पॉइंट आने के बावजूद भी और टर्निंग पॉइंट्स आ जाएँगे, मतलब इतने टर्निंग पॉइंट कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि किस तरफ जाओ। तो टर्निंग पॉइंट दूसरा ये आया कि हर इन्फ्लुएंसर मेरे से कनेक्ट कर सकता है कि एक बार वायरल होने के बाद आप हमेशा वायरल नहीं रह सकते। दोबारा आपकी लाइफ़ में डाउनफॉल आना ही आना है। अगर आपने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं की और कंटिन्यू करने के बाद भी बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मैंने किचन से शुरुआत की, किचन सिंगिंग करना, किचन सिंगिंग हैशटैग था मेरे इस वीडियो का कि किचन सिंगर हैशटैग किचन सिंगर शालिनी दुबे, किचन वायरल सिंगर, ऐसे करके हैशटैग्स थे। तो किचन में वीडियोज़ तो वायरल होते थे, लेकिन मैं जब भी एक सिंगर की तरह कभी बैठ के गाना गाती थी, तो किसी को पसंद ही नहीं आता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं या मेरा किचन देखना चाहते हैं। क्योंकि किचन में गाते थे तो वायरल होते थे, बैठ के गाते थे तो वायरल ही नहीं होते थे, कोई व्यूज़ ही नहीं जाते थे। और मैं टेंशन में कि किचन में गा के मुझे काम तो नहीं देने वाले सलीम सुलेमान बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो ये सोचते-सोचते मैंने वीडियोज़ डालना अपने प्रोफ़ाइल को और थोड़ा ठीक बनाना चालू किया कि अब मैं अ, यही करूँगी, मतलब बैठ के गाऊँगी, अच्छे से गाऊँगी, प्रोफ़ेशनली गाऊँगी। तो व्यूज़ आने बंद हो गए और ऐसे बंद हुए कि मैं जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वापस मैं वहीं पहुँच गई। मतलब 4000, 5000 व्यूज़, 6000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, मतलब कहाँ मिलियन में 28 मिलियन,
कहाँ 28,000। तो ये सब होने के बाद फिर समझ नहीं आने लगा कि अभी तो मुझे लग रहा था कि मैं रातों रात स्टार बन गई हूँ, रातों रात सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, अब कोई ना कोई ब्रेक तो मिल ही जाएगा जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वापस मैं वहीं पहुँच गई जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तब मैं और मेरी बहन बैठे, तब हमने सोचा कि हमें करना क्या है। हमने डिस्कशन की कि हमें नौकरी करनी है या हमें म्यूज़िक करना है। तो हमारे दिल से आवाज़ निकली म्यूज़िक करना है। तो म्यूज़िक में क्या करना है, हमने सोचा कि अब हम एक ब्लूप्रिंट बनाएँगे कि म्यूज़िक में क्या करना है। तो हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि हमसे जो कम अच्छा गाने वाले सिंगर हैं, वो क्या कर रहे हैं जिससे उनको काम मिल रहा है, और हमसे जो अच्छे गाने वाले सिंगर हैं, वो क्या कर रहे हैं जिनसे उनको काम मिल रहा है। तो पता चला ओके, क्वालिटी कंटेंट्स और क्रिएटिविटी पे सब कुछ हो रहा है। तो इस 1 साल का जो ब्रेक था, पसूरी वायरल होने के बाद, जो 1 साल पूरा ब्रेक हो गया था, तो उसमें हमने सिर्फ रिसर्च किया कि हम कैसे काम कर सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और सिर्फ इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाने से आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे भी वायरल हुआ, पर प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरा गाना वायरल हुआ उस वक़्त शॉर्ट्स मोनेटाइज़ ही नहीं था। तो मेरे जितने व्यूज़ थे 38 मिलियन, सब वेस्ट हो गए। तो मुझे उससे कुछ आया ही नहीं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत पैसे, अरे 38 मिलियन मतलब कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब वेस्ट होने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब घर चलाने के लिए और अपने आप को भी खुश रखने के लिए पूरे फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। पर कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है? क्योंकि हम बहुत अच्छा मतलब हमसे जो बड़े सिंगर्स हैं उनको तो ब्रेक मिल रहा है, वो तो काम कर रहे हैं, जो हमसे छोटे सिंगर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, फिर हमें काम कौन देगा? फिर हमने सोचा कि हम अपनी एक यूएसपी बनाते हैं, जिसपे जिसपे हमारी यूएसपी थी हमारे रॉ वॉइसेस, मतलब हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस हमारी वोकल्स को इस्तेमाल करेंगे। तब हमारे दिमाग में आया, जो हमारे अब के कंटेंट्स की जो आइडियाज़ हैं वो मेरे और मेरी बहन के दोनों के म्यूचुअल दिमाग से है। हम दोनों ने अपने बिस्कोपड़ा इस्तेमाल किया है। बिस्कोपड़ा बिहारी झारखंडी समझ रहे होंगे मैं किसको बोल रही हूँ। हाँ, समझ ही रहे होंगे। तो हमने अपना बिस्कोपड़ा चलाया और हमने बोला ओके, ऐसे हो सकता है। तो हमने क्या किया कि उस वक़्त मेरे ढोलना का एक सरगम बहुत फ़ेमस हो रहा था, जो सभी लोग गा रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि जो हम अपने घर पे करते हैं, वही चीज़ को हम लोगों को दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा ही झगड़ा होता है रोटी बनाने के लिए रात को, क्योंकि दिन में मम्मी खाना बनाती है, रात में खाना नहीं बनाती। तो हमेशा रात में झगड़ा होता है, कौन आटा सानेगा, कौन रोटी बनाएगा। तो इस चीज़ को हमने अपने कंटेंट में दिखा दिया, मतलब हमने उसका नाम दे दिया सरगम फाइट। और हम सरगम कह रहे थे मेरे ढोलना का, और साथ में हम वो एक्ट कर रहे थे जहाँ पे हम दोनों आटे के साथ फाइट कर रहे थे कि कौन आटा गूँथेगा, कौन रोटी बनाएगा। और वो भी इतना वायरल हो गया कि उसके भी सेम व्यूज़ चले गए। आई मीन 28 मिलियन इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे आई गेस 20 मिलियन। तो ये मेरा दूसरा अध्याय था वायरल होने का। तो ये जो सरगम फाइट थी जहाँ पे हमने मेरे ढोलना सरगम के साथ आटा का फाइट किया था, तो वहाँ से हमारा दूसरा चरण स्टार्ट हुआ वायरल होने का। और तब हमने डिसाइड किया कि अब इस चीज़ को तो नहीं तोड़ने दे सकते, और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि अब ऐसा हो गया कि लोग सामने से अप्रोच करते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हमें कोलैब के लिए बोलेंगी, या उनको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। क्योंकि हम तो यही सोच के चले थे कि प्लेबैक करना है, फ़िल्म में गाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, गाना गाना है। लेकिन सोशल मीडिया ने एक इस तरह से हमें लोगों के सामने लाया कि आज हमारे लाखों फैन्स हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हम जो घर के काम हैं, उसको हम अपने कंटेंट में बनाते हैं। मेरे इस कहानी में सबसे मेन किरदार है सोशल मीडिया और एक फैमिली। क्योंकि मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं कभी इतने बड़े सपने नहीं देख पाती, मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं कभी अपने सपनों को सोच भी नहीं पाती कि मुझे आगे लेके जाना है। अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती तो एज़ अ गर्ल मेरा यहाँ खड़ा होके बोलना भी शायद मुमकिन नहीं हो पाता। तो परिवार और हिम्मत और आपका सपना, ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं खड़ी हूँ जोश टॉक बिहार के स्टेज पे, और इतनी खुशी भी है, और साथ-साथ में एक
बात भी कहना है कि बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में टैलेंट्स की कमी नहीं है, किसी भी तरह। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में 60% लोग बिहारी, झारखंडी होंगे। तो इस चीज़ को सामने लेके आने का जो काम जोश टॉक ने किया है, जो स्पेसिफिकली इस रीज़न को लेके किया है, तो इसके लिए बहुत मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया। झारखंडी अभी होने के बावजूद उनको पता है कि मेरे रूट्स बिहार के हैं, तो उन्होंने वहाँ से मुझे बुलाया एंड 2 स्टेट्स को मैं यहाँ रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह बिहार के टैलेंट को, जो काफ़ी लोग बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं, काफ़ी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लोग अभी कोशिश करने के थोड़े से और नीचे दायरे पे हैं, लेकिन सब अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। तो उसमें से जो चुन-चुन के लोगों को लेके आ रहे हैं, मुझ जैसे छोटे-मोटे कलाकार को यहाँ पे बुलाया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह आप बिहार के लिए काम करते रहें और हमारे जैसे टैलेंट्स को मौका देते रहें। तो चलते-चलते अब गाए बिना मैं रह नहीं पाती हूँ, तो जाते-जाते आप उन सभी लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि ये ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ़ है भैया, क्या होगा हमारा, हमको नहीं मालूम है। तो उन सारे लोगों को कि ये गाना सुनो और अपने अंदर वापस से जोश भरो और दोबारा चलना स्टार्ट करो, क्योंकि हमने 3 बार चालू किया, रीस्टार्ट करो, ठीक है? तो ये गाना सुनो प्यारा-सा। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहाँ वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है। अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।